नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जीके ट्रिक्स। इस वीडियो में हम रीट एग्जाम्स के लिए मनोविज्ञान की टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। ये हमारा 4th डे है और अगले 11 दिन में मैं आपको संपूर्ण मनोविज्ञान का सिलेबस कवर करा दूंगा। तो कंटिन्यूसली इस टेस्ट सीरीज को फॉलो रखें। और जो भी स्टूडेंट नए हैं जिन्हें हमारे इन वीडियो का शेड्यूल पता नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन में शेड्यूल मेंशन है, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं कि किस दिन कौन सा वीडियो आएगा। इससे पहले हमने 3 वीडियो देख लिए हैं, ये हमारा 4th वीडियो है। जो 3 वीडियो हमने पहले देखे हैं ये यूनिट फर्स्ट से संबंधित थे। आज से हम यूनिट सेकंड को स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट सेकंड से आपके एग्जाम में 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यूनिट सेकंड में सम्मिलित है अधिगम, चिंतन और अभिप्रेरणा। तो ईमानदारी के साथ ये 50 क्वेश्चन सॉल्व करें और वीडियो के एंड में आपका जितना भी स्कोर बने वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, मनुष्य के शरीर की चालक शक्ति क्या कहलाती है? अधिगम, चिंतन, अभिप्रेरणा या फिर व्यक्तित्व? तो यहाँ पर थर्ड नंबर ऑप्शन सही है, अभिप्रेरणा। ये अभिप्रेरणा की परिभाषा दे रखी है, मनुष्य के शरीर की चालक शक्ति अभिप्रेरणा कहलाती है। अभिप्रेरणा को इंग्लिश में मोटिवेशन कहते हैं, आप ध्यान रखें। नेक्स्ट आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा अधिगम प्रक्रिया का सही तार्किक क्रम है? ये क्वेश्चन आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में पूछा गया है। तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सेकंड, आवश्यकता, तत्परता, स्थिति और अंतक्रिया। सेकंड नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है। तो आप कंटेस्टली ध्यान रखिए, आपसे एग्जाम में वापस पूछा जा सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहला है आवश्यकता, सबसे अंत में है अंतक्रिया। आवश्यकता में पीछे त आ रहा है देखिए, और तत्परता में आगे त आ रहा है। तो इस तरह इसको आप याद कर सकते हैं, आवश्यकता, तत्परता और फिर स्थिति और सबसे लास्ट में है अंतक्रिया। इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखें। आगे देखते हैं, अधिगम का कौन सा सिद्धांत व्यवहारवाद और समग्रवाद का अनोखा मिश्रण है? तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा चिन्ह पूर्ण आकार सिद्धांत। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर है। ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था टॉलमैन के द्वारा। तो कंटेस्टली आप ये ध्यान रखिए। और टॉलमैन ने किन जानवरों पर अपने प्रयोग किए थे? तो इन्होंने चूहों और बंदरों पर अपने प्रयोग किए थे। तो ये भी आप साथ में ध्यान रखें। नेक्स्ट आगे देखते हैं, इस विचार को कि विकास के किसी भी पड़ाव पर कोई भी वस्तु सिखाई जा सकती है, किस विचारक ने अभिव्यक्त किया? तो ये परिभाषा किसकी है, आप बताएं। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है ये ब्रूनर की परिभाषा है। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर है। कंटेस्टली आप ये ध्यान रखिए, ये परिभाषा इस विचार को कि विकास के किसी भी पड़ाव पर कोई भी वस्तु सिखाई जा सकती है, ऐसा ब्रूनर ने कहा था। नेक्स्ट आगे दे रखा है, निम्न में से कौन सा अधिगम सिद्धांत नैमित्तिक अनुबंधन कहलाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, सक्रिय अनुबंधन। तो आप ध्यान रखें। आगे देखते हैं, अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम किसके द्वारा समझाया गया? तो ये समझाया गया था डेविड अशुबेल के द्वारा। ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आगे दे रखा है, निर्मितिवाद अधिगम के पक्षधर हैं स्किनर, लेव वाइगोत्स्की, कॉलर या फिर मैस्लो? तो यहाँ पर हमारा सेकंड नंबर ऑप्शन सही है, लेव वाइगोत्स्की। ये पक्षधर हैं निर्मितिवाद अधिगम के, तो आप ध्यान रखें। आगे देखते हैं, आशुबेल के अनुसार किस प्रकार के सीखने से समस्या का समाधान निहित है? किस प्रकार के सीखने में समस्या का समाधान निहित है? रटकर सीखना, अर्थपूर्ण सीखना, खोजपूर्ण सीखना या फिर निरंतर सीखना? तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड, खोजपूर्ण सीखना। ये क्वेश्चन भी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में पूछा हुआ है, तो आप ध्यान रखें। आगे देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अभिसारी चिंतन के बारे में असत्य कथन कौन सा है? केवल एक ही बिंदु पर केंद्रित होकर चिंतन करना, यांत्रिक तरीके से सोचते हुए एक निश्चित स्तर पर पहुंचना, विचारों का दायरा इसमें सीमित होता है, सृजनात्मकता इस पर आधारित होती है, अभिसारी चिंतन पर। तो यहाँ पर गलत कथन कौन सा है वो बताएं। यहाँ पर जो गलत कथन है वो है ऑप्शन नंबर फोर्थ, सृजनात्मकता अभिसारी चिंतन पर आधारित नहीं होती है। सृजनात्मकता आधारित होती है अपसारी चिंतन पर। जो बुद्धि होती है, बुद्धि वो आधारित होती है इस पर, अभिसारी चिंतन पर। और जो ऊपर के ये तीनों फैक्ट है ये भी संबंधित हैं अभिसारी चिंतन से संबंधित। तो ये आप ध्यान रखिए, इसमें विचारों का जो दायरा होता है वो सीमित होता है, इसमें केवल एक ही बिंदु पर केंद्रित होकर चिंतन किया जाता है और यांत्रिक तरीके से सोचते हुए एक निश्चित स्तर तक इसमें पहुंचा जाता है। तो ये सारे फैक्ट आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट आगे दे रखा है, पुनर्बलन अभ्यास के परिणाम स्वरूप व्यवहारजन्य क्षमता में आने वाले अपेक्षाकृत स्थायी प्रकृति का परिवर्तन आदि काम है।
तो ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? अधिगम की ये परिभाषा है और ये परिभाषा दी गई थी किम्बले के द्वारा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर कीवर्ड के रूप में आप ध्यान रखिए पुनर्बलन अभ्यास के परिणाम स्वरूप। ठीक है, किसी की परिभाषा में स्टार्टिंग पुनर्बलन से शुरू नहीं होती है, केवल किम्बले की परिभाषा में ही पुनर्बलन से ये शुरू होती है अधिगम की ये परिभाषा। तो आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट आगे दे रखा है पर्यटन एवं भूल सिद्धांत को दर्शाने के लिए थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया था? तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 बिल्लियों पर इन्होंने अपना प्रयोग किया था। जो यहाँ पर ये दे रखा है प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत, इसके कई अन्य नाम है जो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। इसे उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत भी कहते हैं, ये आप ध्यान रखिए। इसके अलावा इसे बंध सिद्धांत भी कहते हैं और इसको संबंधवाद सिद्धांत भी कहते हैं। तो ये आप ध्यान रखें। और इसको एसआर थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी। तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए। थॉर्नडाइक ने एक पुस्तक लिखी थी, वो आप ध्यान रखें, एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो ये आप ध्यान रखें। थॉर्नडाइक कहाँ के थे? ये यूएसए के थे। तो सारे फैक्ट आप ध्यान रखें। आगे दे रखा है पावलक के प्रयोग में कुत्ते का घंटी बजने पर लार आने की जो क्रिया है ये क्या कहलाती है? ये क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस 2016 आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में पूछा गया था। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 संबंध अनुक्रिया। यहाँ पर देखिए कुछ स्टूडेंट ने स्वाभाविक अनुक्रिया भी लगाया होगा, लेकिन स्वाभाविक अनुक्रिया तभी उत्पन्न होगी जब जो कुत्ता है उसके सामने स्वाभाविक उद्दीपक रखा जाए, यानी भोजन लाने पर ही वो स्वाभाविक लार लाएगा। लेकिन यहाँ पर बोल रहे हैं कि कुत्ते का घंटी बजने पर जो लार आती है वो कौन सी क्रिया है? तो वो होगी संबंध अनुक्रिया। ठीक है, इसे हम अस्वाभाविक अनुक्रिया भी कह सकते हैं, कंडीशनल रेस्पॉन्स इंग्लिश में कहे तो ये आप ध्यान रखें। आगे देखते हैं अधिगम से तात्पर्य है। तो आप बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन पढ़ लेते हैं। व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन लाना, अभ्यास व शिक्षण में परिपक्वता लाना, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अनुभवों के माध्यम से व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाना, या फिर वातावरण से संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवहार में होने वाले कुछ परिवर्तन करना। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। ये आप ध्यान रखिए। आगे देखते हैं सीखना एक लक्ष्य आधारित क्रिया है, इसकी सफलता में कुछ कारकों का योगदान होता है। तो ये कारक कौन कौन से हैं? वातावरण, विद्यार्थियों को बल युक्त प्रेरणा, विद्यार्थियों की मानसिक व्यवस्था, या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी। ये कारक सम्मिलित होते हैं। ठीक है, इन सभी का योगदान होता है। तो आप ध्यान रखें। आगे दे रखा है मनोवैज्ञानिकों के किस समूह ने महसूस करने योग्य तथा मापने योग्य व्यवहार पर अपना ध्यान केंद्रित किया है? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों ने। फर्स्ट नंबर यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आगे दे रखा है निम्नलिखित मनोवैज्ञानिकों के समूह में से कौन सा समूह पूर्ण रूप से क्लासिकी संज्ञानात्मक सिद्धांत से संबंधित है? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 वर्दीमर, कोहलर और टॉलमैन। ठीक है, तो कंट्रास्टली आप ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट आगे देखते हैं अधिगम के मानवतावादी सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो अधिगम के मानवतावादी सिद्धांत के प्रतिपादक है मैस्लो। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर है। इनकी बुक का नाम आप जरूर ध्यान रखिए, इन्होंने बुक लिखी थी मानववाद। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखें। फिर नेक्स्ट आगे देखते हैं एक बालक अधिक सीखता है यदि उसे व्याख्यान विधि से पढ़ाया जाए, पाठ्य पुस्तक से पढ़ाया जाए, कंप्यूटर से पढ़ाया जाए, या फिर क्रिया विधि से पढ़ाया जाए। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 तो यदि उसे क्रिया विधि से पढ़ाया जाए तो बालक अधिक सीखता है। आगे देखते हैं अधिगम के लिए क्या आवश्यक है? स्वानुभव, स्वचिंतन, स्वक्रिया, या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ये सभी आवश्यक होते हैं। आगे दे रखा है काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है अभिप्रेरणा के सिद्धांतों से संबंधित कौन सा युग्म असंगत है? उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत, डेविस सी मैक्लीलैंड, आवश्यकतावादी सिद्धांत मैस्लो, उत्तेजना सिद्धांत बर्लिन व हेब, और विरोधी प्रक्रिया सिद्धांत एटकिंसन। तो यहाँ पर कौन सा युग्म गलत है? तो यहाँ पर जो गलत युग्म है वो है ऑप्शन नंबर 4 विरोधी प्रक्रिया सिद्धांत एटकिंसन के द्वारा नहीं दिया गया था। ये सिद्धांत दिया गया था सोलोमन व कॉर्बिट के द्वारा। तो कंटेस्टली आप ये ध्यान रखिए। फिर नेक्स्ट आगे देखते हैं
निम्नलिखित में से कौन सा लेविन के अधिगम संबंधी क्षेत्र सिद्धांत की एक मुख्य अवधारणा नहीं है? विभेदीकरण, जीवन दायरा, वेक्टर्स और कर्षण, तल रूप। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विभेदीकरण। तो ये आप ध्यान रखें। नेक्स्ट आगे दे रखा है, भावात्मक प्रज्ञा के अंतर्गत किसे उसका घटक नहीं माना जाएगा? आत्म प्रबंधन, आत्म विश्लेषण, आत्म अभिप्रेरण या फिर तदनुभूति। तो भावात्मक प्रज्ञा के अंतर्गत उसके घटक माने जाते हैं आत्म प्रबंधन, आत्म अभिप्रेरण और तदनुभूति। तो ये नहीं माना जाता है आत्म विश्लेषण। सेकंड नंबर हमारा करेक्ट आंसर है। आगे दे रखा है, सामाजिक अधिगम आरंभ होता है अलगाव से, भीड़ से, संपर्क से या फिर श्रव्य दृश्य सामग्री से। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा संपर्क से। आगे दे रखा है, अधिगम एक प्रक्रिया है तथ्यों के संग्रह की, अनुभव के द्वारा अर्थ निर्माण की, परीक्षा की तैयारी की या फिर याद करना। यहां पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण की। आगे दे रखा है, अंतर्दृष्टि अधिगम परिणाम है किसका? तो ये है गेस्टोल्ट प्रत्यक्षीकरण का परिणाम। आगे देखते हैं, आदत ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन क्या कहलाता है? अनुदेशन, शिक्षण, अधिगम या फिर प्रशिक्षण। तो ये कहलाता है अधिगम। अधिगम की ये परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दी गई? आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। एकदम सिंपल परिभाषा है, ये आपको याद होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। फिर संकेत अधिगम में के अंतर्गत सीखा जाता है। तो संकेत अधिगम के अंतर्गत क्या सीखा जाता है? यह सीखा जाता है पारंपरिक अनुकूलन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा। फिर आगे दे रखा है, अधिगम का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य है व्यक्तिक समायोजन, व्यवहार का रूपांतरण, सामाजिक व राजनीतिक चेतना या फिर अपने को रोजगार के लिए तैयार करना। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, व्यवहार का रूपांतरण। नेक्स्ट आगे दे रखा है, अधिगम स्थानांतरण में सामान्य तथा विशिष्ट अंश का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है? तो ये दिया गया था स्पीयरमैन के द्वारा। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे दे रखा है, प्रतिभाशाली अधिगम के आयाम हैं संकेत अधिगम, उत्तेजना अनुक्रिया अधिगम, श्रृंखला अधिगम या फिर उपरोक्त सभी। तो यहां पर उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर है, फोर्थ नंबर हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे दे रखा है, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पावलोव। देखिए पावलोव ने जो सिद्धांत दिया था प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत, उसका ही एक अन्य नाम है संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत। इसके और क्या क्या नाम है? इसे अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत भी कहते हैं, इसे CR थ्योरी भी कहते हैं, कंडीशनल रेस्पॉन्स थ्योरी, ये आप ध्यान रखें। और इसे शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत भी कहते हैं, और इसको संबंध प्रत्यावर्तन सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो इन सभी के बारे में आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट आगे दे रखा है, रॉबर्ट M गेने के अनुसार निम्न में से कौन सा अधिगम का प्रकार नहीं है? अंतर्दृष्टि अधिगम, संकेत अधिगम, प्रत्यय अधिगम या फिर उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। फर्स्ट नंबर हमारा करेक्ट आंसर होगा अंतर्दृष्टि अधिगम। ये प्रकार नहीं बताया था रॉबर्ट M गेने ने। तो ये तीनों जो प्रकार दे रखे हैं, ये तीनों प्रकार बताए थे रॉबर्ट M गेने ने। किसके? अधिगम के। एक्चुअल में रॉबर्ट M गेने ने अधिगम के 8 प्रकार बताए थे। ये 8 प्रकार कौन कौन से? सबसे पहला इन्होंने बताया था संकेत अधिगम, सेकंड इन्होंने बताया था उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, थर्ड इन्होंने बताया था श्रृंखला अधिगम, फोर्थ इन्होंने बताया था शाब्दिक अधिगम, फिफ्थ इन्होंने बताया था बहुभेदीय अधिगम, और सिक्स्थ यहाँ पर ये दे रखा है प्रत्यय अधिगम, सेवंथ इन्होंने बताया था अधिनियम अधिगम, और एट जो कि सबसे महत्वपूर्ण है समस्या समाधान अधिगम। तो ये 8 प्रकार आप ध्यान रखिए अधिगम के रॉबर्ट M गेने के अनुसार। आगे देखते हैं, पुनर्बलन सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो ये सिद्धांत दिया गया था हल के द्वारा। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर है। हल की पुस्तक के बारे में कई एग्जाम में पूछा गया है। तो इनकी पुस्तक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर। तो आप ये ध्यान रखिए, प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर ये पुस्तक लिखी गई हल के द्वारा, और इसी में पुनर्बलन सिद्धांत का उल्लेख है। आगे दे रखा है, निम्न में से कौन सा युग्म सही है? तो आप बताइए चारों युग्मों को पढ़कर। तो यहाँ पर जो सही युग्म है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड, अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत दिया गया था कॉल रोजर्स के द्वारा।
देखिए, हम इसको एक ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। आप हमेशा कुछ न कुछ तो अनुभव करते ही हैं, तो आप रोज कुछ न कुछ अनुभव करते हैं। तो रोज यहाँ पर इस वर्ड में आ रहा है कॉल रोजर्स में, ठीक है। रोज आप अनुभव कुछ न कुछ तो करते ही हैं, तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। फिर आगे देखते हैं, अनुदैर्ध्य उपागम में जिन बालकों का पर्यवेक्षण किया जाता है वे होते हैं नए, विभिन्न, निश्चित या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा निश्चित, 3rd नंबर। आगे दे रखा है, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। तो यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? बर्क, पेस्टालॉजी, स्किनर या फिर स्टेनले हॉल। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3rd, स्किनर की यह परिभाषा है। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। स्किनर की एक और परिभाषा है, अधिगम प्रगतिशील व्यवहार अनुकूलन की एक प्रक्रिया है। तो दोनों परिभाषा आप ध्यान रखें। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकारिक के अनुसार अधिगम का प्रकार नहीं है? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ये होगा ऑप्शन नंबर 1st, कल्पनाशील अधिगम। ये प्रकारिक के अनुसार अधिगम का प्रकार नहीं है। तो कौन कौन से हैं? संज्ञानात्मक अधिगम, निपुणता द्वारा अधिगम और अभिवृत्त्यात्मक अधिगम, ठीक है। तो यह इनके बारे में आप ध्यान रखें। आगे देखते हैं, परीक्षा अधिगम किसके विकास में सहायक है? कल्पना, सृजनात्मकता, संज्ञानात्मक कौशल या फिर स्मृति। ऑप्शन नंबर 3rd हमारा करेक्ट आंसर होगा संज्ञानात्मक कौशल में। आगे देखते हैं, थॉर्नडाइक के अधिगम नियम हैं अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम या फिर उक्त सभी। तो ये तीनों नियम बताए थे थॉर्नडाइक ने। तो ये आप ध्यान रखिए, थॉर्नडाइक के 5 जो गौण नियम है वो आपको कंटेस्टली ध्यान में होने चाहिए। ये नियम तो आपको पता ही होंगे। तो थॉर्नडाइक ने 5 गौण नियम भी दिए थे अधिगम के। कौन कौन से? फर्स्ट इन्होंने दिया था बहु अनुक्रिया का नियम, सेकंड दिया था आंशिक क्रिया का नियम, 3rd मानसिक तैयारी का नियम, 4th आत्मसात का नियम और 5th साहचर्य परिवर्तन का नियम, जिसके अंतर्गत सीखे हुए ज्ञान का अन्य क्षेत्रों में प्रयोग होता है। तो ये 500 जो नियम हैं गौण नियम अधिगम के थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए, इनके बारे में आप ध्यान रखें। आगे देखते हैं, अल्बर्ट बांडुरा द्वारा प्रतिपादित अधिगम का प्रकार कहलाता है। तो ये कहलाता है प्रेक्षणात्मक अधिगम। ऑप्शन नंबर 2nd हमारा करेक्ट आंसर है। अल्बर्ट बांडुरा ने जो अधिगम का सिद्धांत दिया था वो दिया था सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, ठीक है। अल्बर्ट बांडुरा कहाँ के थे? ये कनाडा के थे, ठीक है, कनाडा के मनोवैज्ञानिक। तो ये आप ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। और जो सामाजिक अधिगम सिद्धांत है इसको एक अन्य नाम से जाना जाता है निरीक्षण युक्त अधिगम। ये भी आप साथ में ध्यान रखें। आगे देखते हैं, अनुभव तथा प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में उन्नयन अधिगम है किसने कहा था? तो ऐसा कहा गया था गेट्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2nd हमारा करेक्ट आंसर है। आगे दे रखा है, चिंतन का संबंध मानव के किस पक्ष से होता है? तो ये होता है संज्ञानात्मक पक्ष से। ऑप्शन नंबर 1st हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, अन्वेषण उपागम के लाभ है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। वैज्ञानिक प्रकृति के निकट, तार्किक चिंतन में सहायक, आगमन पद्धति का अनुसरण, उपरोक्त सभी। तो ये सभी लाभ होते हैं अन्वेषण उपागम के। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, समस्या समाधान उपागम उपयोगी हैं उच्च स्तर हेतु, निम्न स्तर हेतु, लिखने हेतु या फिर बोलने हेतु। ऑप्शन नंबर 1st हमारा करेक्ट आंसर होगा उच्च स्तर हेतु। नेक्स्ट आगे दे रखा है, अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत ये प्रतिपादित किया गया था कूट लेवेन के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3rd हमारा करेक्ट आंसर है। तो ये आप ध्यान रखें। नेक्स्ट आगे देखते हैं, अभिप्रेरणा किसी व्यक्ति में कार्य करने की प्रवृत्ति जागृत करना है। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? मोटिवेशन की ये परिभाषा है। तो ये परिभाषा दी गई थी एटकिंसन के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2nd हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे दे रखा है, शिक्षण अधिगम का केंद्र है शिक्षक, शिक्षार्थी, कक्षा कक्ष या फिर खेल का मैदान। तो यहां पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2nd शिक्षार्थी। आगे दे रखा है, सिगमंड फ्रायड के अनुसार जीवन मूल प्रवृत्ति का संबंध होता है मृत्यु से, ऊर्जा से, इच्छा से या फिर विनाश से। तो यहां पर करेक्ट आंसर है ऊर्जा से। ऑप्शन नंबर 2nd हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे दे रखा है, अभिप्रेरणा के संबंध में भूख है आवश्यकता, अंतर्नोद, प्रेरणा या फिर उद्देश्य।
तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, अंतर्नोद। ठीक है, मैं आपको अभिप्रेरणा के स्रोत कौन कौन से होते हैं वो बता देता हूँ। अभिप्रेरणा के स्रोत होते हैं, फर्स्ट है आवश्यकता, सेकंड है चालक, या फिर इसको अंतर्नोद भी कहते हैं, या फिर इसको प्रणोदन भी कहते हैं, तो ये आप ध्यान रखें। और तीसरा है उद्दीपन, उद्दीपन को अन्य प्रोत्साहन भी कह सकते हैं, तो आप ये ध्यान रखिए। आवश्यकता, चालक और उद्दीपन या फिर प्रोत्साहन, ये सभी अभिप्रेरणा के स्रोत होते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। आपका जितना भी स्कोर रहा है वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिए। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। मैस्लो के अनुसार द्वितीय स्तर पर उत्पन्न होने वाली आवश्यकता है, तो ये है सुरक्षा संबंधी आवश्यकता। आपको ध्यान में होना चाहिए कि मैस्लो ने जो अधिगम के लिए 5 महत्वपूर्ण आवश्यकताएं बताई है वो कौन कौन सी है वो आपको ध्यान में होना चाहिए। तो इन्होंने सबसे पहले आवश्यकता बताई है शारीरिक आवश्यकता, सेकंड इन्होंने बताई है सुरक्षा संबंधी आवश्यकता, थर्ड इन्होंने बताई है समूह संबंधी आवश्यकता, और फोर्थ बताई इन्होंने आत्मसम्मान की आवश्यकता, और सबसे लास्ट भी आत्मसिद्धि की आवश्यकता। तो ये 5 आवश्यकता बताई है सीखने के लिए आवश्यक मैस्लो ने, तो ये आप ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा वीडियो आपको कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और जो हमारे नेक्स्ट 2 वीडियो होंगे वो भी अधिगम पर ही होंगे, तो आप कंटिन्यूअसली अधिगम और चिंतन और जो अभिप्रेरणा वाला टॉपिक है वो अपना तैयार रखें, और हमेशा 4 बजे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। अगले 11 दिन में मैं आपको संपूर्ण मनोविज्ञान का सिलेबस कवर करा दूंगा, तो कंटिन्यूअसली इस टेस्ट सीरीज को फॉलो रखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में इतना ही है, धन्यवाद।